पेंडिंग रह गए थे उनको पूरा कर लेते हैं और इसी दौरान बाकी की चीजें भी साथ के साथ क्लियर कर लेंगे जो आज का टॉपिक बचा हुआ है, जो मुख्य तौर पर करेंसी पर, बैंकिंग पर और दूसरे मुद्दे जो जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश में महंगाई है, जिसकी वजह से ही आप सब लोग, हम सब लोग इस तरह के हालात में पहुंचे हैं। देखिए, सरकार जब कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कि उद्योगपतियों के लाभ का हो और जनता उसके खिलाफ खड़ी होती है, तो उसका दमन किया जाता है कुछ चीजों के सहारे। उसके दमन में सबसे पहले उसके खिलाफ एक परसेप्शन बनाई जाती है मीडिया के जरिए। तो मीडिया को दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, ढेर सारा पैसा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सरकार के खिलाफ वाली खबरें नहीं चलाएगी, सच्चाई नहीं दिखाएगी। दूसरा, फिर जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनके जरिए ये सारा काम करवाया जाता है। या फिर अगर प्राइवेट आदमी को भी इसमें इंक्लूड करना है, जैसे दिल्ली वाले राक्षस ने किया था कोरोना वाले टाइम पे, उसने वहां जो सिविलियंस थे उनको ट्रेनिंग दे करके और एक नई बॉडी क्रिएट कर दी, जिससे कि भाई पुलिस अगर पूरी नहीं पड़ रही है तो उनकी सिविल सोसाइटी के लोग, जो सिविल सिक्योरिटी के लोग थे, उन्हीं को ही उन लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लिया। और वो भी किसके चक्कर में होते हैं हम लोग? पैसे के चक्कर में। भाई तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए हम सब लोग ये करते हैं। उसके बाद जितने भी ये बिजनेसमैन हैं या फिर ये बड़े नौकर हैं, बड़े नौकर मतलब जैसे डीसी, एसपी, एसडीएम, इस लेवल के लोग, इनको भी ये चुपचाप अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसका भी कारण सिर्फ एक ही है और वो है पैसा। भाई डिप्टी कलेक्टर अपने को जो मिल रही, जो उसको सुविधाएं हैं, वो उन सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता या छोड़ना नहीं चाहता। उस केस में फिर उसको मतलब वो जैसे वो सरकार कहती है वैसे वो मान लेता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजों के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पैसा है। यानी अगर उद्योगपतियों के पास पैसा है तो वो आपके खिलाफ नैरेटिव बना सकते हैं, अपने सामान की मशहूरी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब समाज में जैसे एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, मैंने बताया आपको कि नेता, अभिनेता और जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सब लोग या तो जुए वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बात कहते हैं। सचिन तेंदुलकर क्या बोलता है? भले ही मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, पर अचानक से पैसा कमाने का मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। मैंने अभी अभी बैठे बैठे इतने लाख रुपए कमा लिए। मतलब उनको इतना फेमस इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग उनकी कई बात को ट्रस्ट करके और चुपचाप फिर वो उनके जैसे ही बनने की कोशिश करें, और वो भी फिर जुए वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो भी उन्हीं की तरह सिगरेट पिए, उन्हीं की तरह शराब पिए, उन्हीं की तरह इस तरह की हरकतें दिखाते हैं ना वो। मतलब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा अपने भारत की संस्कृति के खिलाफ चल रहा है कि उन लोगों को मोटरसाइकिल भी बेचनी है तो वो किसी न किसी आधे कपड़े पहनी हुई लड़की का इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। उनको टूथपेस्ट बेचनी है तो भी वो यही कर रहे हैं कि आपकी हवा जो मतलब सांस जो है वो ताजा होएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा उल्टे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। हैं वो सिगरेट भी इसी के नाम पे, दारू भी इसी के नाम पे, और जितने नशे हैं सारे के सारे में उन्होंने हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो मतलब महिला जो है, उसको उन्होंने एक उपभोग का वस्तु रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये पूरा समाज नहीं देख पाता है उस एंगल से। तो उस सब के पीछे भी तो एक पैसा ही है। हमें लगता है कि वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट खूब बड़ी मिलती है तंबाकू कंपनियों से अगर नेताओं अभिनेताओं को, तो फिर वो उस पैसे के लिए वो तो कहते हैं हमारा तो काम है अभिनय करना, हमें तो पैसा दो, आप जो मर्जी अभिनय करवा लो, आपको गुंडा बना लो, आपको जैसा मर्जी बना लो, तो कोई दिक्कत नहीं उनको तो। बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके जड़ में कहीं ना कहीं पैसा बैठा हुआ है। तो अगर पैसा उसमें बैठा है कहीं, अगर आपको यह समझ में आ जाए कि जो पैसा है जिसको दिया जाता है वो सारा का सारा नकली है, जब ये मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेक एक मान्यताओं के आधार पे चल रहा है, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी वापस अपनी प्रकृति की ओर लौटना। फिर एक इजी हो जाएगा कि हमको अपना रियल में कैसा समाज बनाना है उसके बारे में चिंतन करना। तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। हम बाकी चीजों को ले लेते हैं। How to get the copy of Bangalore High Court decision on that all private banks?
आरबीआई और बैंक जो है वो प्राइवेट हैं, इसको तो आप देखो, किसी भी वकील को बोलोगे ना, एक प्रोसेस होता है, कोई भी ऑर्डर है ऑनलाइन आज के टाइम पे निकल जाता है। आप मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर सर्च कीजिए, तारीख सर्च कीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से केस की बात थी। वो असल में क्या था कि एक बंदा ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया था और एग्जाम क्लियर करने के बाद जब वो यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में गया तो उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया यूपीएससी ने, ये कहकर के तुमने हमसे सूचनाएं छुपाई हैं। वो बैंक कर्मचारी था, तो उसने कहा कि तुमने सूचना छुपाई है, तुम तो पहले से ही सरकारी नौकरी पर थे तो तुमने ये छुपा दिया। उसने कहा मैं बैंक की नौकरी पे था, सरकारी नौकरी पे नहीं था। बैंक जब प्राइवेट हैं सारे के सारे, तो मैं सरकारी, बोला बैंक तो सरकारी बैंक है। बोला नहीं भैया, आरबीआई और जो बैंक है वो सारे के सारे प्राइवेट हैं। इस बात को यूपीएससी ने मानने से मना कर दिया। उसने फिर कोर्ट में केस किया और फिर बेंगलोर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सच थी, इसको यहाँ पे यूपीएससी में नौकरी मिलनी चाहिए। जितने भी बैंक हैं और जितने भी जो आरबीआई है ये सब प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय था। तो ऐसा करके वो आदेश है, आप निकाल लोगे, निकल जाएगा। ये जो बात है आरटीआई टू आरबीआई डॉक्यूमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड आईएनआर सिविल इफेक्ट, सबसे पहले समझिए सिविल है क्या। देखिए, उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को आपका स्कोर मेंटेन करने का काम दिया हुआ है और वो जो प्राइवेट एजेंसी है उसके पास इतने अधिकार हैं कि वो आपके बैंकिंग की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। कितना पैसा आपने लिया, कितना पैसा दिया, कब आपकी इंस्टॉलमेंट गई, मतलब आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की एक एक चीज उस एजेंसी को प्रोवाइड कर दी उन्होंने। सबसे पहली बात तो यही गलत था कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को जाए, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, कर दिया। तो बैंकिंग के वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के जब हम जाते हैं तो क्या सिबिल स्कोर इफेक्ट होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये सवाल मतलब किस तरह का है, मुझे नहीं समझ में आया। उसका कारण ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में जाने की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके जिसमें हमें कर्जा किसी से लेना ही ना पड़े कभी भी। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको अभी कर्जे से मुक्त करना है देश, बल्कि ये मकसद है कि ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हमारा एक भी आदमी को दोबारा कर्जा ना लेना पड़े। तो हम तो चाहते हैं कि सिबिल स्कोर सबका खराब हो जाए। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो चाहते हैं कि किसी को कर्जा मिले ही ना। अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो आदमी सही तरह से खर्च करना सीखेगा, उसे मालूम होगा कि कितना पैसा कैसे खर्च किया जाता है। ये तो सिबिल की वजह से और लोन मिलता रहता है, इसकी वजह से ही हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। डिवेल्युएशन कब कब हुआ इसके बारे में जानकारी है तो वो जो अपनी रुपए की किताब है, रुपए का इतिहास, उसको आप मांग लीजिए, आप सबके पास आ जाएगी, ग्रुप में भी आ जाएगी। उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कब कब पूरी तारीख के साथ वहां पे दिया हुआ है। बलेरो वाले केस में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, जैसे बाकी केसों में मालिक जो है वो लालच में आकर के कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और बैंक वाले उसको मना लेते हैं, वही हुआ। उसमें उन्होंने बैंक वालों ने उसको मना लिया कि भाई तुम्हें बहुत पे नहीं करना पड़ेगा, तुम अपना बस सेटलमेंट कर लो थोड़े से पे। अब 6 लाख का केस अगर 50,000, 60,000, 1 लाख में सेटल होता है तो वो कर लेते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, सर्टिफाई किससे किए हुए चाहिए मुझे ये समझ नहीं आया। अदरवाइज सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप ये देखिए इस इन्फॉर्मेशन में से कौन सी चीज मिसलीडिंग है। भाई आपका अंडरग्राउंड वाटर नहीं जा रहा है नीचे, आपको बीज नहीं दिए गए हैं, आपको जीएमओ दिया गया ना, जीएमओ दे रहे हैं अब आपको। अच्छा, जब आपका बीज समाप्त हो ही रहा है, पानी भी समाप्त हो रहा है, सामने जब घटनाएं 1 या 2 इत्तेफाक हो तो बात अलग होती है। अगर संयोग जो अगर इतने ज्यादा हो जाए ना तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो षड्यंत्र है, वो संयोग नहीं है मात्र, ठीक है ना। और यहां हम आपको इतने सारे संयोग और इतनी सारी डिटेलिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से आप ये साबित कर सकते हो कि सारा का सारा क्या किधर की तरफ प्रोजेक्शन जा रहा है। बाकी रही डॉक्यूमेंट्स की, ये एक स्क्रिप्ट है
स्क्रिप्ट आपको जब आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की पूरी सीरीज है कि क्या क्या प्लानिंग है। इवेंट 201 को देख लीजिए आप, जिसको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इवेंट 201 2019 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मदद से और मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की मदद से कैलिफोर्निया में एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है इवेंट 201। उस इवेंट 201 में पूरा सिमुलेशन हुआ था कि जितने भी षड्यंत्र हैं देश के अंदर ये कैसे चलाने हैं। फिर अगर आपको पूरे षड्यंत्र समझने हैं तो नोवा हरारी की किताब पढ़ सकते हैं आप, सेपियंस। आपको पढ़ना है जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और भी मतलब कई सारी किताबें हैं, आपके साथ शेयर कर लेंगे जो सी किताबें उसके अंदर है। वैलिड डॉक्यूमेंट दैट यहूदी और इजराइल ऑपरेट द स्टॉक मार्केट। एक बात, आप जब जेएसएम में आप जुड़ते हैं ना, तो एक बात को आप समझ लीजिए, ये जो जानकारियां आपको प्रोवाइड की जा रही है, अच्छा ये हिंदी में आ गई, ये 1984। अब इस किताब की खासियत क्या है, जॉर्ज ऑरवेल ने जब ये लिखी थी 1948 में, 1948 में ये किताब लिखी और 1949 में इस किताब को पब्लिश किया गया। इसके पब्लिकेशन के कुछ दिनों के बाद जॉर्ज ऑरवेल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, उसको मार दिया गया। और इस किताब के अंदर उन्होंने आज के टाइम पर जो चल रहा है वो एक्सप्लेन कर दिया था उसी टाइम पे, आजकल की हालात में। तो उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये साइंस एंड फिक्शन में दी गई किताब है, जिसमें पूरी डिटेलिंग के साथ, जैसे आज सड़कों के ऊपर वो स्क्रीन लगी होती है ना, मतलब चौराहे के ऊपर शहर में स्क्रीन लगी है, उसके अंदर ऑर्डर्स हैं, तो ये उसका जिक्र, टेली स्क्रीन का जिक्र तब कर रहा है वो 1948 में। तब तो हमारे पास यहाँ कितनी बिजली थी, कितना वो था, सब देख लो आप क्या था। टेलीविजन के बारे में तो आपने तब सोचा भी नहीं होगा किसी ने। 1988 है, हाँ, दे लिव, बिल्कुल एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर तो दे लिव तो है ही है। तो उन्होंने पूछा है कि डीसी को चिट्ठी कैसे लिखनी है। ये जो प्रोग्राम है, जब आप सीखते जाओगे, रिसर्च कर लोगे, तो आपके पास जो जो जानकारियां मिलती जाएंगी, उससे संबंधित चिट्ठियां आपको कैसे लिखनी है ये समय पे आपको मालूम पड़ता जाएगा। आरटीआईज कैसे कैसे डालनी है, आप उन आरटीआईज जो लोगों ने डाली हुई है उनको समझ लीजिए, आपको वहां से काफी सारा आइडिया मिल जाएगा। हम आपको आरटीआईज प्रोवाइड कर देंगे जो हमने दी हुई है। आगे है कि यदि बैंक वाले किस्तें ना चुकाने पर गाड़ी उठाकर ले गए हो तो वापस कैसे पाएं, और किस्तें चुकाने के लिए पैसा भी नहीं है, बेरोजगार हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप बेरोजगार हैं तो ये तो चाहते हैं कि आप लोन में फंसे रहें। सबसे पहली बात तो कोशिश कीजिए कि लोन लेना ही ना पड़े बैंकों से। दूसरा, अगर ले लिया है और चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो आवेदन लगा करके आप चालू कीजिए। आवेदन लगाने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको चीजों की, वो है समझ की। अगर आपके पास समझ है कि उस आवेदन में लिखा हुआ क्या है, तो फिर आपको बैंकों से यही सवाल पूछने हैं। तो वो आवेदन के बारे में जानने के लिए फिर आपको समझना पड़ेगा रुपया। देखो, एक फीलिंग ये है आपको कि बैंक वालों का पैसा आपने देना है, और एक फीलिंग ये है कि बैंक वालों ने आपका पैसा देना है। जब हम कर्जे में हैं तो हम बड़ा लो फील करते हैं, बड़ा कमजोर महसूस करते हैं। कोई भी बैंक वाला हमारे साथ बदतमीजी कर लेता है तो हम लोगों को लगता है कि जैसे इसका हक है बदतमीजी करना। हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये तो मतलब ना हमारी बेइज्जती कर सकता है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ हमारे अधिकार हैं। सबसे पहले तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। मान लो आपने आवेदन नहीं लगाया हुआ है, मान लो आपने आवेदन नहीं लगाया हुआ है और आप कर्जदार हैं और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए।
मान लो आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है बाकी चीजों की, रुपए के बारे में, बैंकिंग के बारे में, तो लेकिन रिकवरी के बारे में, रिकवरी एजेंट्स के रूल्स के बारे में, उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल ये है कि वो ऑफिस आवर के अलावा आपको फोन नहीं कर सकता। समझ गए? ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 9 से 5 का रहता है मैक्स, मतलब ज्यादातर, कई बार 8 से 5 का हो जाता है। तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपको 9 से 5 के अलावा कॉल नहीं कर सकता, यानी 8 बजे से पहले नहीं कर सकता और 6 बजे के बाद नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट दे सकते हैं। नंबर 2, कोई भी रिकवरी एजेंट बिना आपसे परमिशन लिए, बिना आपकी अपॉइंटमेंट लिए आपके घर नहीं आ सकता। उसकी भी कंप्लेंट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसका रिकवरी एजेंसी का जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो। तीसरे नंबर पर वो आ जाए तो आपके अलावा परिवार के या दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने पैसे नहीं मांग सकता। जैसे कई बार गली में खड़ा होकर पैसे मांग लेता है, उसको सिर्फ यही पूछो तुम्हारा नाम बताओ, पहले तुम्हारी एजेंसी का नाम बताओ, उसका आई कार्ड लेकर के उसका फोटो क्लिक कर लो। आई कार्ड दिखाना अपना कि तुम एजेंसी से ही हो, क्या पता मैं तुम कहां से आए हो। जैसे ही वो आपको आई कार्ड दिखाए उसका फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक करते ही आधा कमजोर तो वैसे हो जाएगा वो कि यार इसने फोटो ले लिया इसका। दूसरा, उससे ये पूछो क्या तुम्हें अधिकार है सड़क में खड़ा होकर के मुझसे पैसे मांगने का? तुम्हें मालूम है कि ये नियम तुम्हारी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया क्या? उतनी टाइम समझ जाएगा कि यार इनको तो सब मालूम है। वो किसी और के सामने आपसे पैसे नहीं मांग सकता। चौथा नियम यह है कि वो आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आ सकता, आपको गालियां नहीं दे सकता, आपको धमका नहीं सकता। वो केवल आपकी काउंसलिंग कर सकता है, आपको समझा सकता है कि भाई अगर तुम लोन अदायगी नहीं करोगे समय पर तो तुम्हारा जो सिबिल है वो खराब हो जाएगा। ठीक है बात? नेक्स्ट, वो ये तो है जब कोई पर्सनल लोन वगैरह या लोन के बारे में जब वो इंक्वायरी करने आता है। नेक्स्ट आता है गाड़ी का। अगर वो गाड़ी का लोन है तो बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के वो आपकी गाड़ी को रास्ते में नहीं रुकवा सकता, बल्कि कोर्ट का ऑर्डर है तो भी रास्ते में गाड़ी नहीं रुकवा सकता। ये नियम है। तो अगर रास्ते में रुकवा रहा है तो सबसे पहले वो गुंडागर्दी है। दूसरा नंबर, नोटिस के बिना वो आपसे गाड़ी नहीं छीन सकता। नोटिस में भी आपको पीसफुली हैंडओवर करनी होती है कि चुपचाप पकड़ा दो। आप पीसफुली हैंडओवर नहीं करना चाहते हो, आप कहते हो मैं नहीं दूंगा, तो वो जबरदस्ती आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि गाड़ी अभी भी आपके नाम रजिस्टर्ड है। अगर गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड है और कोई थर्ड पार्टी उसे सड़क से उठा ले या आपसे जबरदस्ती छीन ले तो उसके ऊपर डकैती का केस बनता है। तो सीधा थाने में जाइए और उसके खिलाफ एफआईआर करने का प्रेशर डालिए। अब क्योंकि पुलिस वालों को हफ्ता जाता है बैंक वालों की तरफ से और रिकवरी वालों की तरफ से, इसीलिए पुलिस वाले आपकी बात पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, 20, 30, 50 लोग ले जाकर के एफआईआर करवानी है। अब या तो वो एफआईआर करेंगे, फिर तो उनको सीधा उनकी रिकवरी वाला जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा, एजेंसी का लाइसेंस। और अगर क्योंकि वो एजेंसी का लाइसेंस तो रद्द होने नहीं देंगे, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो गाड़ी आपको पकड़ा देते हैं। और ये अभी तक सभी केसों में ऐसे हुआ, जो भी लोग इकट्ठे होकर के गए। थोड़ा अड़ने वाला आदमी चाहिए, थोड़ा समझ वाला आदमी चाहिए। समझ क्या होनी चाहिए? अब अगले नंबर पर समझ होनी, पहले तो यही समझ होनी चाहिए कि वो उठा नहीं सकता है, ठीक है, और उठा ले तो उसके बाद तो वापस देगा वो। अब आती है बात कि आपको समझ किस चीज की होनी चाहिए कि ये रुपया आपको जो बैंक वालों ने दिया है, ये इस रुपए की समझ होनी चाहिए कि वो गलत था या सही था। देखो, अगर बैंकों ने आपको सही रुपया दिया है तो बैंक आपको लिख कर दे देगा कि ये देखो बात ये है। अगर बैंक आपको लिख कर नहीं दे रहा है और आपको मालूम हो जाए कि वो रुपया नकली है, तो फिर भी आपका हक बनता है क्या उसको कमा के वापस देने का?
मैंने कल आपको एक बात कही थी। मैंने कल कहा था कि आपके घर में रखा हुआ कबाड़ कबाड़ी वाले के लिए कबाड़ नहीं है, उसके लिए वो धन है। ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप पूरा दिन मेहनत करते हो सुबह से लेकर रात तक, तो आप भारत का रुपया कमाते हो या नकली रुपया कमाते हो? भारत के लोग हो तो जो कमाने निकलते हो सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत करते हो, वो भारत का रुपया कमाने निकलते हो या कबाड़ कमाने निकलते हो? भारत का रुपया ना। और आपको पता चले कि आपने मेहनत तो असली करी, सुबह से लेकर रात तक जो आप मेहनत करते हो वो तो शरीर की असली मेहनत है ना, असली पूंजी तो वही है। आपने वहां तो अपनी असली पूंजी दी और पता चले कि आपको नकली पूंजी मिल रही है, उसके बदले में कबाड़ मिल रहा है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और उस जो हिसाब किताब बनता है फिर सरकारों से मांगना बनता है। यानी सरकार मतलब जिसने भी किया, अगर किसी ने धोखा किया है तो उसका देना बनता है ना। न्याय तो ये कहता है कि उससे वो हम वसूली करें जो भी हमसे उन्होंने लूटा है। तो पहले समझना होगा हमको कि ये रुपया जो है असल में होता क्या है। कई लोग इसको सोचते हैं कि ये जो कागज है, वो कह देंगे कभी तो सोने का रुपया चलता था, कभी चांदी का रुपया चलता था, कभी कांसे का चलता था, फिर कागज के चले, लोहे के चले, पीतल के चले। किसी भी धातु का रुपया हो, बात है कि रुपया होता क्या है। तो पता चलता है कि रुपया असल में किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक है। इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य कितना है, उसको मापना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसको रुपया कहा गया कि ये फिक्स स्टैंडर्ड है। और वो मापने वाला जो मुद्रा है वो तो है रुपया, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स होता है। अगर रुपए का स्टैंडर्ड फिक्स ना हो तो अफरा तफरी मच जाएगी, सब जगह अराजकता आ जाएगी, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। और ये लगातार हो ही रहा आप लोगों के साथ। कब? जब जब रुपए का स्टैंडर्ड टूटा। अब आता है कि स्टैंडर्ड क्या है। ये लाइन किसी ने सुनी है आप में से जो ये कहते हैं कि भाई सरकार के पास जितना सोना होता है उतना ही रुपए छाप सकती है सरकार? किस किस ने सुना है ना? लगभग सबने सुना है। वो कितना सोना होता है ये पता अब देश को चलने लगा है, पहले नहीं मालूम था। जब आर्काइव से दस्तावेज निकलवा करके लाए तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्डेड जो स्टैंडर्ड है रुपए का वो है 15 रुपए की एक मोहर, और वो आज भी वैलिड है। अगर हम ये कहते हैं कि पुराने कानून रद्द हो गए हैं तो फिर मोहर वाला कानून आज भी लागू कैसे है? और अगर वो लागू है तो भैया 15 रुपए में एक मोहर खरीदने की हमारे रुपए की कैपेसिटी होनी चाहिए। 15 रुपए की एक मोहर में होता है 1 तोला सोना 24 कैरेट। 1 तोला होता है 11.664 ग्राम, यानी कि 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। अगर इसको 15 से भाग देते हैं तो 1 रुपए की जो कीमत आती है, 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड आता है वो 777 मिलीग्राम सोना आता है, यानी लगभग 0.25 ग्राम सोना। अब पंगा ये है कि भारत के 1 रुपए में 0.25 ग्राम सोना आ गया, लेकिन वहीं सोना जब लेने जाते हैं तो 777 मिलीग्राम सोना, वो कागज के जो नोट आप अपनी जेबों में होते हैं, ये वाले जो ये आरबीआई लिखा हुआ है, इन नोटों में, कागज के इन नोटों में वो लगभग 6000 रुपए में आता है। यानी कि आरबीआई के ये जो नोट है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ ना भारतीय रिजर्व बैंक। किसी के पास 1 रुपए का नोट है? 1 रुपए का नोट अगर आप देखोगे आपके पास है तो 1 रुपए के नोट के ऊपर कहीं भी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा होता, इस पे लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है? भारत सरकार। तो अगर ये भारत सरकार है, अगर ये भारत का रुपया है, तो वो जो बाकी के रुपए हैं 2 रुपए से ऊपर के रुपए, वो कैसे होंगे फिर?
वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रुपए हैं। अच्छा, एक बात सोचो आप, ये क्लियर हो गया कि 1 रुपया भारत सरकार का और 1 रुपए से ऊपर के सारे नोट किसके? रिजर्व बैंक के। अब ये भी क्लियर हो गया कि रिजर्व बैंक प्राइवेट है। ठीक, सारे बैंक प्राइवेट और रिजर्व बैंक भी प्राइवेट। जब बैंक प्राइवेट हैं तो इसका मतलब 1 रुपए का रुपया, 1 रुपए का नोट और बाकी के नोट में फर्क हो गया। 1 रुपए का नोट हो गया भारत का और बाकी के रुपए हो गए प्राइवेट। और भारत के 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम सोना है और प्राइवेट वाले बैंकों की जो रुपए हैं उनके 6000 रुपए में उतना सोना आता है। यानी उनके वाले 6000 रुपए और हमारे वाला 1 रुपए की कीमत बराबर हो गई। अब हम ये बोल रहे हैं भाई, हमने तुमसे रिजर्व बैंक का रुपया नहीं मांगा, हमने तुमसे रुपया मांगा। 2 तरह के रुपए भारत में नहीं हो सकते भाई। हो सकते हैं क्या? अब जाओ फिर 1 रुपए का सिक्का जो लोहे वाला मिलता है ये ले जाओ और 1 रुपए का चांदी का सिक्का ले जाओ। 1 रुपए का चांदी का सिक्का वो ले जाओ जो 1800-1900 में चलता था, आजादी से पहले चलता था, जो कि जिसमें 90% चांदी थी। दूसरा था जिसमें 50% चांदी थी। और फिर ये 1 रुपए का नोट और फिर 1 रुपए का सिक्का लेके जाओ बैंकों में। बैंक वाला 1 रुपए में लेता है सारों को, क्योंकि ये पेपर करेंसी एक्ट, उसके अंदर कॉइनेज एक्ट 1906 और दूसरे दुनिया जहान के जितने भी कॉइनेज एक्ट है सब में लिखा होता है कि, और हमारे पास आरटीआई का जवाब भी है जिसमें आरबीआई ने ये बताया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो सोने का है या चांदी का है या कागज का है। रुपया इस बात पर निर्भर करता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ मटेरियल है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा जाता है। अरे ये बात समझ में आ गई कि रुपये 2 तरह के हो गए। इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं। जब रिजर्व बैंक का रुपया और भारत का रुपया दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है। जब दस्तावेज ये कह रहे हैं कि हमारे 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम है, तो फिर हमारे जो ये वाले जो रुपए हैं रिजर्व बैंक जो हमको देता है, इसके 15 रुपए में 1 मोहर क्यों नहीं आती है, 1 तोला सोना क्यों नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये वैल्यू डिवैल्यूएट किया गया रुपया है, इसकी अवमूल्यन किया गया है। और जब रुपए का अवमूल्यन किया जाता है तो वो पेपर करेंसी एक्ट हो, चाहे आपका आईपीसी की धारा 489 हो, अवमूल्यन किया हुआ रुपया लेना, देना, बनाना, रखना, ट्रेड करना, लेन देन करना, सब आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान वाला अपराध है। इसका मतलब अगर ये रुपया नकली है तो बैंकों को जेल जाना पड़ेगा, और अगर ये रुपया असली है तो बैंकों को लिख कर देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हम तुमको असली रुपया दे रहे हैं। क्यों जी? दूसरा सबूत, ये इस तरह वाले 10 रुपए के नोट भी देखे होंगे आप लोगों ने, पुराने टाइम के, जिन्होंने अपने दादा के टाइम के रुपए देखे हैं, और पुराने रुपए भी थे। 1968 से पहले के हर नोट के ऊपर एक बात लिखी होती थी, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड आजकल के रुपए पर नहीं लिखी होती। द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ऑफिस ऑफ इशू कहते हैं बैंक को, यानी वो ये कहते हैं कि मैं धारक को 10 रुपए मांगे जाने पर 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ले लीजिए, ये लिखा हुआ उसके अंदर, यानी कि ये एक गवर्नर का प्रॉमिस है देश की जनता के नाम, इसीलिए इसको प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। और गवर्नर ने यह कहा है कि मैं धारक को जब भी वो मांगे 10 रुपए देने का वचन देता हूं। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है एफिडेविट। तो अगर आरबीआई के गवर्नर ने एफिडेविट में लिख कर दिया है कि जब भी मांगेगा कस्टमर मैं उसे ये रुपए देने के लिए बाध्य हूं, और ये तो आरबीआई की धारा 24 में भी लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 24-26 में भी यही लिखा है कि जब भी कोई भी बंदा अपना नोट वापस देना चाहे आरबीआई को,
उसके बदले में नोट अपने असली रुपए ले सकता है। रुपया मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड। अब एक भाई ने पूछा है कि ये 770 मिलीग्राम सोना मिलेगा कैसे, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसके दो रास्ते हैं भाई। पहला रास्ता यह है कि हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कानून तब आपका साथ देगा जब आप संख्या में बहुत ज्यादा होंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट आपकी बात ही नहीं सुनने वाला है, कभी भी नहीं सुनेगा। वो आपको टरकाता रहेगा, भगाता रहेगा, किसी और चीज में लटकाता रहेगा, इंतजार करेगा आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, फिर ताकि जो वकील है उसे मौका मिल जाए ये कहने का कि जज साहब ये तो आदमी आदतन मजबूर है, मतलब आदतन ऐसा है, ये तो इसका काम अराजकता फैलाने का ही है। इसको वैसे समझिए आप, देखो पहले जो सुनार होता था वो सोना अपने पास रख के आपको चिट्ठी लिख के दे देता था, एक प्रॉमिस दे देता था कि इतना सोना इसने दिया है, तो दूसरे शहर में जाकर किसी दूसरे सुनार से वो पर्ची, वो सील लगी, वो मोहर लगी, वो पर्ची दे करके, और उससे उतना ही सोना मिल जाया करता था, वो बहुत नॉमिनल सा कट मिल करके। तो ये जो प्रोसेस जब चलने लगी तो लोगों ने गोल्ड लेन देन, पहले सारा लेन देन गोल्ड में ही होता था। गोल्ड से पहले होता था बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान, उसमें शोषण ना हो जाए इस उद्देश्य से हर चीज की कीमत तय करने के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया गोल्ड को, कि गोल्ड के मुकाबले हम लोग उसकी कीमत तय करेंगे। फिर गोल्ड लेकर जाना आना मुश्किल पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने गेम खेला कि जितना गोल्ड तुम हमारे पास दे दोगे उतने रुपए की पर्चियां तुमको बना करके दे देंगे। ये पर्चियां मतलब नोट, वो नोट आपको दे देंगे, वो नोट के बदले में गोल्ड आप जब चाहे ले लेना। तो सुनार के पास गोल्ड रख दिया और पर्चियां उसके इशू कर दी। अब जब भी आप चाहते थे आप अपना गोल्ड ले सकते थे, और क्योंकि सरकार कर रही है इसलिए आप लोग, हम लोग भरोसा करते हैं कि सरकार तो कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी, कोई ना कोई तो उसके पास ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर वो चोरी ठगी ना कर पाए। तो जितना गोल्ड रखा है उसके बराबर का उतना ही रुपया छपता है, और हर साल अगर बैंक रुपए छापता है तो उसके बराबर में उसको धन रखना होता है। देखो जो ये रुपया है जिसको आप रुपया कहते हो, इसको आप धन मानते हो, है ना, और धन के बदले में ही धन दिया जाता है। और धन क्या है पहले ये समझो, जो भी धरती से निकल रहा है वो धन है, यानी कि धातुएं धन है, फसल है कोई भी अनाज यानी कि वो धन है, हमारी मेहनत वो धन है, पशु धन है, और हमारी सेहत धन है, हमारे बच्चे धन है, हमारे पड़ोसी लोग धन है। धन ये है मानव संसाधन, ऐसा बोलते हैं ना, मानव को भी मानव संसाधन बोलते हैं, पशुधन बोलते हैं, श्रम धन बोलते हैं, है ना। तो जब आदमी अपने पूरे दिन की मेहनत लगाता है, बाद में उससे कुछ पैदा होता है, खेत में पैदावार हो या जमीन से कोई धातु निकाली जाए, कोयला निकाला जाए, वो जो निकलता है उसके बराबर में एक पर्ची छपती है। उसके धन की कीमत देखो कितनी है, किसान ने कितना पैदावार पैदा की, दूसरी चीजों से कितनी माइनिंग हुई, उस जगह से कितनी आमदनी हुई, लोगों ने सर्विस सेक्टर में कितना जोर लगाया। तो जितना उन्होंने काम किया, उस काम के बदले का धन सरकार अपने पास जमा कर लेगी और उसके बदले के नोट आपको पकड़ा देगी। ये प्रोसेस रहती है नोट छापने की। अगर वहां पर गोल्ड नहीं रखा है तो फिर रुपए की कीमत क्या है, फिर आपका रुपया किसके मुकाबले रखा उन्होंने? हमें देखो, आपको जो पैसा दिया उसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी ना, या ऐसे ही है, कोई तो कीमत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मेहनत की कीमत और किसी और की मेहनत की कीमत अलग अलग हो जाए? तो सरकारों ने ये प्रोसेस चालू किया था। बाद में कभी इमरजेंसी आती है उसके नाम पर वो करेंसी फ्लोटिंग का ड्रामा करते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि मान लो युद्ध हो गया और सरकार को नोट छापने पड़े, तो सरकार इमरजेंसी में नोट छाप लेती है, लेकिन बाद में जितना इस देश की जनता कमाएगी, जो भी मेहनत करेगी, उससे जो गोल्ड आएगा उसके बराबर वहां रखा जाएगा, लेकिन रखा जरूर जाएगा।
तो जिस नोट के बदले सरकार ने गोल्ड रखा है वो नोट है असली, और जिस नोट के बदले सरकार ने गोल्ड नहीं रखा वो नोट है नकली। हमने पूछ लिया, 2 सवाल पूछे हमने। पहला सवाल, देश के पास कितना गोल्ड है और किस चीज के मुकाबले वो रखा जाता है, और दूसरा, ये कैसे पता चलेगा कि ये नोट असली है या नकली है। तो असली या नकली नोट को पहचान करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा सरकार के पास। तो हमने पूछा कि किस दस्तावेज के हिसाब से आप किसी नोट को वैध या अवैध करार देते हैं, तो हमें वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। अब दोनों के जवाब क्या समझते हैं, आप दोनों के जवाब सुनिए। जो आरटीआई में जवाब दिया हमको आरबीआई ने, वो कहते हैं कि पहले सवाल का जवाब कि हमारे पास लगभग 796 टन सोना है, जिसमें से 400 टन सोना इंग्लैंड में रखा हुआ है। बाकी का जो है वो अलग अलग सिक्योरिटीज के रूप में जमा है, और वो पैसा वहां जो रखा है इंग्लैंड में वो भी इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों से रखा हुआ है। अगले सवाल के जवाब में सरकार कहती है, अच्छा एक और बता दूं मैं आपको, यहां पे थोड़ा क्लैरिटी दे दूं। जो 796 टन सोना रखा है उसकी कीमत जब हमने कैलकुलेट करी तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि 4.8 लाख करोड़ रुपए के नोट ही भारत में छप सकते हैं। लगभग 5 लाख करोड़ का नोट छप सकता है। जिसने भी 5 लाख करोड़ से ऊपर का नोट छापा है वो सारा नोट नकली है। और टोटल नोट कितने हैं भारत में? 34 लाख करोड़। इसका मतलब लगभग 29.2 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फेक है। और ये आरबीआई ने हमको ये कहा अपने जवाब में कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वैध रुपए का, इसका मतलब कि वैध रुपया क्या है ये मालूम ही नहीं है सरकार को। अगर सरकार को वैध रुपया नहीं मालूम तो वो छाप क्या रही है? कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, वो फिक्स वैल्यू हमको बताओ। हमारे वाले रुपए की भी उतनी कीमत है कि आज जितनी रुपये अडाने वाले रुपए की है। मेहनत करने वाले के रुपया और फैक्ट्री में काम करने वाले का रुपया की कीमत अलग अलग है। अब ये बात कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि समझ से बाहर की बात है। कभी स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाई, कभी कॉलेज में नहीं पढ़ाई, कभी गांव की चौपाल में चर्चा नहीं हुई, कभी किसी ने बताया नहीं कि यार रुपए का क्या फंडा होता है, ये क्या होता है। एक छोटी सी इंसिडेंट बताते हैं। मान लो आपने कोई फसल उगाई, हम टमाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि पिछले साल टमाटर काफी अच्छा मुद्दा रहा है। किसान ने 100 किलो टमाटर अपने खेत में हुए उसके, और वो बेचने के लिए मंडी में चला गया। किसान को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने को मौका मिला, तो 100 किलो टमाटर की कीमत कितनी हो गई? 100 किलो टमाटर कितने का हो गया? 500 रुपए का हो गया। 5 रुपए किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से 500 रुपए का टमाटर खरीद बेच करके वो आया, घर आ गया। घर आने के बाद उसने वो घर रख दिए पैसे, और कुछ दिनों के बाद उसके घर में कोई सत्यनारायण की कथा हो गई या कोई पार्टी हो गई, और हलवाई ने टमाटर लिख दिए, और उसने बोला टमाटर कितने लिखने हैं? वो बोला 10 किलो लिख देते। वो लेने गया मंडी में, तब तक टमाटर की जो कीमत है वो 250 रुपए किलो हो गई। हुई थी ना 250 रुपए किलो? पिछले साल 250 रुपए किलो टमाटर बिका है। किस किस ने देखा है? देखा है ना, आप सबने देखा। तो वही किसान वही 500 रुपए उठाकर जाएगा, अगर वही वाले टमाटर वाले जो 500 रुपए उठाकर जाएगा तो उसमें कितना टमाटर मिलेगा? 2 किलो। बेचकर कितना आया था? तो असली धन वो रुपया है, 500 रुपया है, या वो टमाटर है? असली धन तो टमाटर है। उस असली धन के बदले उसको धन मिला जिसने सोचा कि ये जो धन है ये 100 किलो टमाटर खरीद सकता हूं मैं इससे। और जब वो घर पे रखा हुआ था तो अचानक से जब वो लेकर गया तो पता लगा कि ये तो 2 किलो हो गया। 100 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर हो गया। तो इसमें आपकी मेहनत खाई गई कि नहीं खाई गई?
100 में से 98 भाग आपके खा लिए गए। और वो कैसे खाए गए? उसको खाने का तरीका यह है कि आपको सुनार वाली कहानी समझ में किस किस ने सुनी है? सुनार वाली कहानी सुनी है कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुनी उनको बता देते हैं। सुनार आपको पर्ची दे रहा है, रुपए आपका गोल्ड रख लिया, आपको पर्ची दे दी, उस पर्ची से लेन देन करना चालू कर लिया। और हमने सोचा कि ये पर्ची जिसको भी देंगे उसके बदले में हमको गोल्ड मिल ही जाएगा। और ऐसे लेन देन करते 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 एक दिन सुनार की घरवाली उसको बोलती है कि जी ये गोल्ड रखो, मुझे पर्चियां दे दो, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ शादी के लिए कुछ सामान लेकर आना है। वो बोलता है तुझे सोना रखने की क्या जरूरत है भगवान, हम ऐसे ही पर्ची छाप के आपको दे देते हैं। और वो पर्चियां छाप करके उस सुनारी को सुनार ने पकड़ा दी। अब वो बाजार में गई, उसने बोला बोल भाई गाय क्या भाव दोगे, गाय की क्या कीमत रखी? सामने वाले ने जो भी रखी बता दिया। हाँ भाई तुम्हारे इस मकान की कीमत क्या है? ये है। निकाल के पर्ची पकड़ा दी। अब वो पर्ची बताओ असली है कि नकली है? बताओ। उसके पीछे गोल्ड नहीं रखा हुआ, वो पर्ची नकली है, लेकिन लाखों लोगों का गोल्ड रखा है वहां पर। तो अगर कोई एक आदमी टेस्ट करने के लिए चला जाए कि सुनारी वाली पर्ची देख लेते हैं नकली तो ना हो, और वो गोल्ड लेने जाए तो किसी और वाला गोल्ड उसको पकड़ा देगा। नहीं समझे? पंगा कब आएगा, दिक्कत कब होगी? जब सब अपना अपना सोना लेने पहुंच जाएं, अपनी अपनी पर्चियां लेकर के, तब बैंकों के पास जवाब नहीं होगा। वो भाई बोल रहा था ना कि गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट तो आपको जाने नहीं देगा, अकेले को अभी तक देगा नहीं। हमने ट्राई मार लिया, पिछले 8-10 सालों से ट्राई कर रहे हैं। बैंकों के पास हमारे पैसे जमा हैं कि भाई हमने ये 100 रुपए दिए हैं, 100 रुपए का नोट दिया है आपको, आप ये रुपए आप हमको दे दो इसके बदले के जो इसमें आते हैं। भाई बैंक को जाके मैनेजर को, आपने चाहे अनपढ़ है चाहे हम पढ़े लिखे हैं, हमें सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है कि मैनेजर साहब जो इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपए दे दो मेरे। ये 100 रुपए का नोट रखो अपने पास, मुझे इसके बदले कोई दूसरा नोट नहीं चाहिए, मुझे ये रुपए चाहिए। ये क्या है? ये असली है? क्या है? क्या चीज है ये तो मांग ही सकते हैं भाई अपन। बैंक कहेगा, अगर बैंक ये कह दे कि हम तुम्हें 100 रुपए के सिक्के दे देंगे तो तुम सिक्के दे दो मुझे, देखो तुम कैसे जेल जाओगे। आपको रुपया देना पड़ेगा ना, रुपया स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो इस प्रोसेस को हमने करके देखा है और बैंकों में आवेदन लगाए कि आप हमारा रुपया दे दो हमको, आप हमको बता दो कि ये कैसा रुपया है जो तुमने दिया है हमको। नोट अगर वहां पर गोल्ड नहीं रखा, सोचो जैसे सुनारी को बिना किसी गोल्ड के रुपया छाप कर दे दिया और सुनारी ने मुंह मांगे रेट पर चीजें खरीदनी शुरू कर दी, इसी तरह से जब किसान ने पैदावार की तो नोट छाप लिए सरकार ने बेहिसाब। जब नोटबंदी हुई थी ना, इस सरकार ने डबल नोट छापे थे, 2 कॉपीज, 2-2000 के। आपको मालूम होगा बीजेपी के कार्यालयों में, दफ्तर में मिला करते थे ना आपको, 2000 के नोट बदले ही होते थे, 500 के ले जाओ 2000 के ले आओ। अब देखो आपने क्या किया, जब सरकार ने क्या किया कि वो रुपए छाप करके मार्केट में उतार दिए। वो नोट असली है कि नकली है? उसके पीछे गोल्ड नहीं है, नकली नोट है। लेकिन उसके बदले में जो हर शहर में प्राइम लोकेशन पर जो जगह खरीदी वो असली की नकली? जगह असली, उस पे काम करने के लिए जो मजदूर बुलाए वो असली, जो उसके अंदर मटेरियल लगा वो असली। यानी नकली रुपयों के बदले में असली पूंजी हमारी ले ली और उसके बाद में नोट भी बंद कर दिए, 2000 का नोट भी गायब कर दिया। फिर देखो ना, 2000 के नोट में पूंजी खरीदी और फिर नोट गायब कर दिया। कहीं आप उस 2000 के नोट के बदले में अपना गोल्ड मांगने ना लग जाओ। एक 2000 के नोट में 1.5 किलो सोना बनता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। अगर हम लोग कायदे से सरकार से मांगने लगे तो, कानून के हिसाब से बता रहा हूं, पर हमारे पास ना तो इतनी समझ डेवलप हुई, ना हम इतने लोग इकट्ठे हुए कि इन चोरों का भांडाफोड़ कर सकें। और मैं आपको बताऊं,
जिसने भी ये मांगे उठाई हैं, जिसने भी ये मांगे उठाई हैं, वो सब के सब सरकारों ने अच्छे से रगड़े हैं। हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, आपका परवेज मुशर्रफ, और वो कौन था, सद्दाम हुसैन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी में आते हैं जिन्होंने भी रुपए को समझा। इंदिरा गांधी ने भी जिस टाइम पे नेशनलाइज किया था बैंकों को, सारी प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दी थी, वो भी दौर उनके लिए खतरनाक था, उनको भी इसीलिए उड़ाया गया था। बैंकिंग सिस्टम में जो घुसेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। अगर आपने जवाहर बाग कांड के बारे में सुना किसी ने, रामवृक्ष यादव हुआ करते थे, वो सिर्फ रुपए पर बोला करते थे। और कब 2016 में अखिलेश की सरकार में, मतलब आप ये समझो कि पूरे जवाहर बाग के अंदर गोलियों से भून दिया गया था उन लोगों को, और सरकार ने प्रोपेगेंडा बनाने के लिए अपने 2 लोगों को मारा, एक एसपी को मारा, एक सब इंस्पेक्टर को मारा, इंस्पेक्टर को, अपने लोगों को, और ये कहा कि जवाहर बाग की तरफ से गोलीबारी हुई, अंदर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। उन्होंने दिखाया 2 अपने मरवाए और फिर 28 लोग मारे थे। उसमें रामवृक्ष यादव एक थे जो रुपए पर बोला करते थे, पूरी पोल खोला करते थे, पूरे दस्तावेज नहीं थे उस टाइम पे, बस वो थोड़ी मार खा गए वहां कि जैसे आज अपने पास पूरे दस्तावेज हैं, उनके पास पूरे नहीं थे, कुछ हिस्सा था। तो जो भी इसमें आएगा सामने उसको ही रगड़ दिया जाए। अभी भी रुपए वाले मसले पर ही हम लोग बोल रहे थे, वो तो शुक्र है कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं ले रखा है, वरना ये तो ये कह देते ये तो पैसा खाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये मसला इतना बड़ा है, इसमें अगर आपने अपना पैसा बनाना शुरू कर दिया ना, तो सरकारी तंत्र आपको लालची घोषित करके, आपको चोर घोषित करके आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो कर देगा। इसलिए इसमें खुद के पास पैसा रखना तो ये समझो सबसे बड़ा पाप है। और जब आवेदन हम लगाते हैं, उस आवेदन में हम लोग बैंकों से सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि भाई जब हमने तुमसे लोन मांगा था तो तुमने हमारे को सारे दस्तावेज, तुमने हमारे चेक किए थे कि नहीं किए थे? तो अब हमें मालूम पड़ा कि तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया है, तो क्या हम आपसे दस्तावेज नहीं मांग सकते? भाई ये तो मांग सकते हैं ना कि आपने हमको असली रुपया दिया है कि नकली रुपया दिया है। तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई 2 तरह का रुपया है, एक है हमारा भारत सरकार का रुपया जो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, दूसरा होता है डिवैल्यूएशन वाला रुपया। अब एक नियम है, एक कानून है भारत के अंदर ही, वो कानून ये कहता है कि आप रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। अगर रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते तो जो डिवैल्यूएटेड रुपया है, जो मूल्य, जो आपका एक समझो कूटकृत रुपया है, जिसका कूटकरण कर दिया, जिसकी स्टैंडर्ड को कुछ भी थोड़ा बहुत भी छेड़ दिया, वो डिवैल्यूएटेड रुपया है। तो जब आप डिवैल्यूएटेड रुपये में ट्रेड करते हो तो आप अपराध करते हो। सबसे पहली बात, डिवैल्यूएशन नहीं हो सकता, जिसने किया वो अपराध है। दूसरी बात, डिवैल्यूएटेड रुपये में ट्रेड नहीं हो सकता। तो हम तो सरकार से सिर्फ इतना पूछते हैं कि हमको जो रुपया दिया वो डिवैल्यूएटेड रुपया दिया है या फिर सही में रुपया दिया है। अगर सही दिया है तो उसमें इतना रुपए का सामान नहीं आया। भाई 6000 रुपए जो आरबीआई वाले इकट्ठे होते हैं तब जाके हमारे 1 रुपए वाला सामान, 1 रुपए जितना सामान आता है। वो कहते हैं जी तुमने हम 2 लाख का लोन लिया था, 2 लाख का सामान भी तो खरीदा ना। 6 लाख रुपए अगर आपने बैंक से लिया है तो 6 लाख रुपए का सामान नहीं खरीदा है, मात्र 100 रुपए का सामान खरीदा है, लेकिन 6 लाख की मेहनत लगाई है। आप जब वो कर्जा उतारते हो तो दिन रात मेहनत करके उतारते हो ना, तो जब आप मेहनत करते हो वो तो असली है ना, है? मेहनत असली है। आपने 6 लाख रुपए का मेहनत किया, तब आपको 100 रुपए की कीमत के बराबर का रुपया मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे 100 किलो टमाटर की मेहनत करने के बदले में आपको 2 रुपए टमाटर की कीमत का रुपया मिलता है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था ना, 100 किलो टमाटर की मेहनत के बदले में 2 किलो टमाटर की कीमत का रुपया मिलता है।
अभी समझ आ रही है कैसे मिलता है? तो आपकी मेहनत को 6000 गुना खराब किया जा रहा है। अरे समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूं? तो क्या आप जीवन में कभी भी कर्जे से बाहर निकल पाओगे? अगर आपकी मेहनत को 6-6 हजार गुना खा लिया जाए तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे साहब। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना? अब आप बता दो, ऐसे ही करते रहेंगे क्या सारी उम्र? हिसाब मांगना बनता है कि नहीं मांगता है कि यार 6000 रुपए की मेहनत मिलती है और 1 रुपए का सामान खरीद सकते हैं हम उसमें। बाकी आपकी मर्जी है। और हम सिर्फ उस दस्तावेज में यही कहते हैं, भाई देखो तुमने हमसे जो कुछ लिया, अभी जैसे मेरा नाम देवेंद्र है, मैं बैंक में गया और मैंने बोला मैनेजर को कि मैनेजर साहब मुझे लोन चाहिए, तो मैनेजर बोलेगा आपका नाम क्या है? मैं बोलूंगा देवेंद्र, बोलेगा आईडी दिखाओ, पैन नंबर दिखाओ। मैंने कहा मान लो ना मेरी बात जबानी, बोला ना लिखित में चाहिए। उनको हमारे सारे दस्तावेज लिखित में चाहिए। हमने कहा मैं नौकरी करता हूं, बोला लिखवा के लाओ अपने दफ्तर से, लिख के तुम नौकरी करते हो। बोला मेरी इतनी सैलरी आती है, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाओ सच में सैलरी आती है कि नहीं आती है। कि मेरे इस मकान पे लोन दे दो, मकान के कागज दिखाओ। मकान के कागज देखते हैं, जमीन के कागज देखते हैं, उसके बाद मकान को चेक करने भी आते हैं। जब उनको लोन देना है तो वो अपना एक एक दस्तावेज चेक करते हैं। दस्तावेज चेक करने के बाद फिर वो उस चीज को, उस वैल्यू, उस सामान को भी देखने आते हैं और तब जाकर के वेरीफाई करते हैं। ऐसे होता है नहीं है? जब वो देते हैं तो सब कुछ वेरीफाई करते हैं। अब हमें पता चला हमारे साथ हो गया फ्रॉड, तो क्या हम उनसे लिखित में ना लें? तो हम बैंक वालों से केवल इतना ही बोलते हैं, जबानी हमने तुमसे डील नहीं किया, हमने लिखित में डील किया है। लिखित में पूछा है, लिखित में जवाब दे दो। देखो जवाब, सवाल जवाब हैं लिखित में, वो हो सकते हैं हमारे मैनुअली, कागज से तो कागज लड़ लेगा, लेकिन अगर वो रिकवरी वाले गुंडे अगर जबरदस्ती आपके घरों पर कब्जा करने लग जाएं, जबरदस्ती आपका सामान आपसे रास्ते में छीनने लग जाएं, क्या तब भी कागज अड़ेगा बीच में? गुंडागर्दी से तो केवल बाहुबल ही लड़ेगा, संख्या बल ही लड़ेगा, लोग ही लड़ेंगे, या नहीं है? आपके पास संख्या बल है तो आप लड़ सकते हो गुंडागर्दी से। आपके पास कागज है तो आप लड़ सकते हो कागज से। तो कोर्ट की लड़ाई, कागजों की लड़ाई कागज लड़ लेंगे, और लोगों की लड़ाई के लिए आपको लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। बाहर से कोई व्यक्ति आपको बचाने आएगा नहीं। मिनिमम मतलब कम से कम एक व्यक्ति के पास 20 व्यक्ति होने चाहिए, चाहे कर्जे वाला मसला हो या ना हो। दूसरे मसलों पे भी तो आएंगे ना, अभी तो वैक्सीन लगाने घर घर भी तो आएंगे दोबारा से, और भी तो आपके ऊपर अटैक करने भी तो आएंगे, क्योंकि ये मुद्दे उठाएंगे। ये मतलब जैसे मुद्दों को बीच बीच में घुमा देंगे। जैसे कल महाराज जी बोल रहे थे, आपने जो बोला था वो राम वाले मसले पर, रामायण वाले मसले पर, कि वो मुद्दा उठा देंगे। जैसे मैंने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे। भाई हमने तो कहा तो ये था कि भाई रामानंद सागर की रामायण एक फ्रॉड था। हमने रामायण को तो फ्रॉड नहीं कहा, हमने राम को तो गलत नहीं कहा। हमने कहा कि अगर मेरे इस 2 ईंट में राम है तो फिर कहीं भी है, और अगर मेरी इस 2 ईंट में नहीं है तो फिर राम मंदिर में भी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरा राम तो रोम रोम में है, वो हर जगह है, उसके लिए मुझे किसी स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो राम मंदिर है ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा नहीं है। ठीक है ना? आस्था का मुद्दा में तो क्या था, मंदिर बना, हम पूजा करने जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? जिसको जैसे पूजा करनी करो, उसको इतना पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता क्या है? पॉइंट ये है। तो रामानंद सागर को किसने फंडिंग दिया, किस टाइम पे फंडिंग दिया, उसका टाइमिंग क्या था, उसका फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, कैलकुलेट करके देखिए। देखो ना, आज 2024 में जो फसल काट रहा है बीजेपी ने 2019 में, किस उसमें वो क्या है, कब बोया गया था? 1985-87 में रामायण आई थी, रामानंद सागर वाली।
उससे पहले जो राम था किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। बस वो राम 24 घंटे अपनी जवान में था, है कि नहीं? राम बरस गया, राम ने गर्मी कर दी, ले राम का नाम, राम राम भाई, मतलब राम ही राम 24 घंटे हमारे आसपास रहता था। पहली बार जो शक्ल मिली, पहली बार जो चेहरा मिला, वो रामानंद सागर की रामायण से मिला राम का। और वो जो अरुण गोविल, उसको तो राम ही बोलने लग गए थे लोग बार, भावना में आकर के, हैं? वो बैठा अपना बीच पे बियर पी रहा था, सिगरेट पी रहा ठाट से, लोग उसको रावण सोच रहे हैं, ओ सॉरी राम सोच रहे हैं। लेकिन वो तो काल्पनिक था। वो बोलता है यार मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी भी है। बाद में बोला कि लोगों ने इतनी आस्था रखी कि मुझे छोड़नी पड़ी दारू, जितना मीट वगैरह छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोगों ने आस्था ज्यादा रख ली। पर बात तो ये है कि उसके बाद श्री कृष्ण एक सीरियल आया, 89 तक ये सीरियल चले, और फिर 92 में लाल कृष्ण आडवाणी वो रथ यात्रा लेकर निकला, है ना? फिर बाबरी मस्जिद पे जो हुआ, और फिर वो सारा कुछ चलता रहा, वो कांड जाकर के कब इन्होंने मतलब उसकी फसल काटी, 30 साल बाद। और वो 30 साल में वो जो बच्चे 10 साल के थे वो अब 40 साल के हैं, वो बढ़िया वोटर हैं, वही झंडा उठाए घूम रहे हैं। जो उन दिनों रामानंद सागर के टाइम पे 5-10 साल के थे ना, वही बच्चे आज के टाइम पर बड़े होकर के सबसे बड़े अंधभक्त हुए घूम रहे हैं। तो इस पे ये लोग इस तरह की चीजों पे उठाते हैं ये मुद्दा, जो कि बहुत छोटा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। बातों में से बातें निकालना इनको अच्छे से आता है। अब रहता है एक क्वेश्चन ये है कि सभी लोगों को जोड़ने की शुरुआत कैसे बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना और अपनी करेंसी बनाई थी, तो क्या जनता सरकार मोर्चा भी ऐसा करेगा? अगर ऐसा तो बहुत खुशी होगी। और जैसे राम रहीम ने अपने आश्रम के लिए खुद की करेंसी बनाई हुई थी, क्या भारत के लोगों को करेंसी बनानी चाहिए? देखिए बात यह है, करेंसी बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी ये तो समय के गर्भ में है कि इस पे क्या होगा। बात अभी फिलहाल लोगों को जोड़ने वाला पॉइंट है, वो मैं समझता हूं कि हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए कि नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए। आप सब लोग आए, 3 दिन आपने पूरा का पूरा गेम प्लान समझा, चीजें मालूम पड़ी कि आपका खान पान, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका सामाजिक जो ताना बाना है, राजनीतिक जो खेल है, वो सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है और आपको वैसा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, चाहे टीवी के जरिए चाहे दूसरे मैनिपुलेशन तरीकों से। तो सबसे पहले तो आपको इस पर इतनी बात करनी पड़ेगी कि आप चुप ही ना हो। जनता सरकार मोर्चा वाले मुद्दे पर अगर आपने वो दौर देखा हो जब चारों तरफ सरकार की बीमारी की एक लहर है और सरकार उनका इंजेक्शन लगाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, जोर से, मतलब पूरी कटिबद्ध नजर आ रही है। वो इतनी डेडिकेटेड है कि हर व्यक्ति को कवर करना चाहती है उस इंजेक्शन के दायरे में। और वहां कुछ लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं कि हम लोग नहीं लगवाएंगे, हमें नहीं लगवाना है, हमको लगवाने की ना लगवाने की छूट दी जाए। और सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें मंडी में नहीं जाने दिया जाएगा, दुकान नहीं खोलने दी जाएगी, पेपर नहीं दे पाओगे, कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे, मतलब जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं। तो एक ऐसा दौर आया जब हमें लगा कि ये तो गलत बात है, जबरदस्ती चल रही है ये, तो है ना। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ये पागल हैं क्या, इतने लोग लगे हुए हैं, ये पागल है, देश का प्रधानमंत्री पागल है, वो सबको मार देगा तो राज किस पे करेगा, और इस तरह की बातें आने लगी। और हम लोग अकेले से पड़े ये कह रहे हैं कि यार तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हीं के जाल में फंसते चले गए। एनी हाउ आज तो उनको मालूम पड़ गया कि उन लोगों को फंसाया गया था, बट उस टाइम उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज जब आप बताने निकलोगे, हो सकता है कि आपकी बात को वो लोग सीरियसली ना लें, हो सकता है कि वो आपको आज इग्नोर करें।
लेकिन आपको बताते रहना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जिस दिन वो ये सब होते हुए देखेंगे, जिस दिन वो सब चल रहा होगा, उस दिन वो बदलने के लिए एकदम तैयार मिलेंगे, फिर वो लड़ने के लिए तैयार होंगे। आज उनको हमारे वाला मुद्दा लग रहा होगा कि ये कर्ज मुक्ति वाला मुद्दा, क्या मुद्दा उठाया है, ये क्या बैंकिंग वाला है, इसमें तो बहुत से लोग फायदा उठाएंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे, लोन ले लेंगे और नहीं भरेंगे, बेईमान हो जाएंगे। ये बहुत थोड़े लोग होंगे ऐसे लोग, लेकिन जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा लोगों का होगा। बट जो लोग कहते हैं अभी हम लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उनको लगने लगेगा, जब वो लोग कर्जे के इस जाल में फंसेंगे तो मालूम पड़ेगा। भाई जो पैसा है ही नहीं बैंकों ने, वो आपको दिया कैसे? समझ रहे हो आप बात मेरी? देखो, मान लो मैं बैंक हूं और मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया और छापकर इन लोगों को मैंने कर्जा दे दिया, उस 100 करोड़ रुपया बांट दिया। तो पहले महीने की किस्त आएगी मेरे पास, इंस्टॉलमेंट। तो पहले महीने की किस्त आई, अब मैंने इनसे ब्याज भी लेना है। मान लो मैं 10% का ब्याज लेता हूं, 100 करोड़ रुपए के ऊपर कितना ब्याज हो गया? 10 करोड़ रुपया। तो एक साल बाद मैंने इनसे कितना पैसा लेना है? 110 करोड़। लेकिन मार्केट में पैसा कितना है? 100 करोड़। तो वो जो ऊपर का 10 करोड़ है वो तो आना ही नहीं कभी भी, वो है ही नहीं कहीं। जब नोट ही 100 करोड़ के छापे हैं और जब ये नियम है बैंकिंग का कि बैंक इंटरेस्ट नहीं छाप सकता, तो इसका मतलब 10 करोड़ तो छपा नहीं। जब 10 करोड़ छपा नहीं तो वो आएगा कैसे? है ना? फिर आप लोग पे नहीं कर पाओगे तो आपको फिर टॉपअप मिलेगा लोन के रूप में, वो कहीं और से मिलेगा। बात ये होगी कि ये 100 करोड़ है और 100 करोड़ ही आ सकता है, लेकिन बैंक क्या करेगा? जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी ना, उस सारी इंस्टॉलमेंट को उठा के इनको लोन पे दे देगा। अभी मार्केट में लोन हो गया 120 करोड़ का, लेकिन मार्केट में रुपया कितना पड़ा है? 100 करोड़। फिर जब इन सब ने इंस्टॉलमेंट दिया तो मैंने अगले वालों को दे दिया लोन। फिर अगली तीसरी महीने की इंस्टॉलमेंट आई तो अगले वालों को दे दिया। फिर बाकियों की आई तो अगलों को दे दिया। वो इंस्टॉलमेंट आती चली गई और वही रुपया मैं इंटरेस्ट पे देता चला गया। असली में रुपया 100 करोड़ है, लेकिन कर्जे में हो गया 1000 करोड़। समझ गए ना? सेम रुपया 4 लोगों को दे रखा है। 100 रुपए दिए, इनसे आ गए, इनको दे दिए, इनसे आए, इनको दे। एक ही 100 रुपया 4 जगह पे मैंने दे दिया, तो 400 रुपया लेना है मार्केट में 100 ही रुपया, तो 300 रुपया नहीं आएगा। समझ गए बात आप मेरी? मान लो 1000 करोड़ का लोन बांट दिया और 100 करोड़ के नोट हैं, तो 900 करोड़ तो आएंगे ही नहीं ना कभी भी, वो है ही नहीं कहीं पर। तो 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी समझो जब्त होनी तय है। अब इस चीज को अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, उसके बदले में 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है, 29.2 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फर्जी है। इसके बावजूद भी 34 लाख करोड़ चलो करेंसी है, तो करेंसी के बराबर लोन दे दो। लोन दे रखा है 205 लाख करोड़ रुपए का, यानी 170 लाख करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होनी तय है, वो किसी की भी हो। समझ गए बात? आज आपका नंबर आया, परसों इसका आ जाएगा, कल उनका आ जाएगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि सबसे पहले ये गांव में ऐसे आदमी को टारगेट करते हैं जो या तो नशेड़ी हो या जिसका व्यवहार खराब हो। उसका ट्रैक्टर जब्त करेंगे, उसकी मकान का कुड़की करेंगे, उसके साथ में बदतमीजी करेंगे, तो बाकी का समाज उनके साथ में नहीं लगेगा। समझ गए ना? वहां पे फंस जाएंगे वो। फिर अगले नंबर, फिर अगला नंबर, और ऐसा करके हमें ये लगता रहेगा कि जैसे ये तो सबके साथ होना तय है, और हम लोग प्रैक्टिकली हम ये मान लेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा होएगा ही होएगा। समझे कि नहीं समझे? अब आप समझ लो, अगर किसी असहाय के साथ आज हम खड़े नहीं हुए तो कल हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। और गलत उसके साथ भी हो रहा है, गलत उसके साथ भी हो रहा है, गलत उसके साथ भी हो रहा है, तो जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसी के साथ खड़ा होना बनता है। इसी पर्पज से आप लोगों को मिलाने के लिए हम लोगों ने यहां आपको इकट्ठा किया है कि भाई एक दूसरे को साथ दो,
एक दूसरे के साथ दे करके जितना एक दूसरे के साथ खड़े होगे उतना ही आप लोग मजबूत बनोगे। और बैंकों से जब आप सवाल करने जाओगे तो बैंकों से तो सिर्फ एक ही बात पूछनी है, हमने लिखित में सवाल दिया हुआ है, हमको लिखित में जवाब दे दो। क्यों जी? लिखित सवाल का लिखित जवाब। और जब तक कोई भी मसला डिस्प्यूटेड है, जब तक कोई भी लोन अकाउंट डिस्प्यूट में है, शिकायत हमने दर्ज की हुई है, उस शिकायत का जब तक निपटारा नहीं हो जाता, हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आप के किसी मकान, दुकान या किसी गाड़ी की कुर्की नहीं हो सकती। ये नियम है आरबीआई का, रिकवरी का। तो इसलिए डिस्प्यूट एक बार देख लो, सरकार क्या जवाब देती है फिर उसके हिसाब से देख लेंगे। क्वेश्चन है जी, लोन वाला आवेदन कैसे करें? वो एग्जांपल मैंने दे दिया था। लोन वाला आपको नंबर दिया था, आप इनको भेजिएगा अपनी डिटेल्स, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और जो बैंक का नोटिस है और कुछ डिटेल्स हैं, वो जब आपके हमारे पास आ जाएंगी तो उसका आवेदन आ जाएगा। उसका क्या करना है, कैसे भेजना है, किस किस को भेजना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। और अगला है कि आईपीसी की धारा भारतीयों पर लागू नहीं होती, कैसे, कहां लिखा है? सबसे पहले समझना है भारत कौन है, भारतीय कौन है, इंडियन कौन है? जो प्राकृतिक नियम को मानता है ना, और जो एक्सक्लूडेड पार्ट है, जो अपने जंगल की कानून को मानता है। ये एग्जाम्पल है कि हम एक हजार रुपया मांगे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है क्या? ये तो होगा ही, पर आदमी तो हो, आदमी तो चार नहीं है अपने पास। कितने बैंकों में ये लोग सारे के सारे बैंकों में जाएंगे? कितने बैंकों में चले जाएंगे? 10-20 बैंकों में। हर गांव में हमारे पास आदमी होने चाहिए। हर गांव में 10 लोग चले जाओ बस खाली। ये यहूदी हैं, ये कहां से सर्च करें? अरे, और ये 13 परिवार क्या हैं, इनको तो ये 13 परिवार हैं, इनको नियंत्रित, जो दुनिया को नियंत्रित करते हैं, उनको कहां ढूंढें? अरे आप वैसे ही सर्च कभी किया ही नहीं आपने, तो सर्च तो कर लो एक बार, सर्च करके देखते आपको पता चल जाते। 13 फैमिलीज के बारे में जानकारी मिलोगे तो मिल ही जाएगा अपने आप ही। ढूंढा ही नहीं है आपने, सीधे सवाल लिख देते हैं यार बिना ट्राई करे। एक्चुअल सवाल क्या होते हैं कि पहले आपने ट्राई किया हो, रिसर्च की हो, उसमें से कोई चीज निकलती है तो, मतलब जो हमने बोल दिया ठाके उसी का सवाल उठा के लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। जेएसएम के साथ मिलकर अपने विचारों के साथ देना पुरानी पद्धति के, अच्छा ये दूसरी तरफ है। बच्चों को, मतलब एक बच्चा 10 साल का है, एक 5 साल का है, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान? वो तो मैंने, मेरे ख्याल हो गया था, इस पे तो सवाल हो गया था ना। एजुकेशन पे हो गया था, आधार कार्ड को बंद कराना है, इस पे भी हो गया था। हम सामूहिक सरेंडर करेंगे, इसमें रह गया लोन का, उसको कैसे